नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान सेगमेंट्स, जिसके जरिए कृषि जगत में क्या कुछ नई गतिविधियां हो रही हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करें खेती किसानी सेगमेंट के साथ। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में खेती के क्षेत्र के विस्तार और विकास के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है और इसी के लिए लगभग देश के हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है और ये कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे किसानों की उन्नति के लिए। समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं ताकि हमारे किसान यहाँ पर जाकर पूरा प्रशिक्षण हासिल कर सके, चाहे वो खेती के क्षेत्र का हो या फिर पशुपालन के क्षेत्र का हो। हमारे किसान जानकारियां हासिल करके अपनी खेती किसानी को तो उन्नत बनाते ही हैं, साथ ही साथ अच्छी आमदनी भी अर्जित करते हैं। तो क्या भूमिका है हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों की हमारे किसानों के जीवन में, आइए जानें। यदि आप खेती में, पशुपालन में या फिर कुटीर उद्योग में भविष्य बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जाहिर है संबंधित विषय की जानकारी जुटाएंगे और व्यवसाय को शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको उस व्यवसाय के हानि, लाभ और लागत से जुड़ी हर जानकारी चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र से बेहतर कोई जगह नहीं है। आज देश भर में 721 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है जो युवाओं को, किसानों को और पशुपालकों को प्रशिक्षित करके सशक्त बना रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। ये है उत्तर प्रदेश प्रयागराज का कृषि विज्ञान केंद्र। यहाँ के विशेषज्ञ न सिर्फ प्रशिक्षण देने का काम करते हैं बल्कि उन कामों में आ रही रुकावटों का भी समाधान करते हैं। मैंने अपने विषय से संबंधित सब्जियों की जैविक खेती के बारे में अपने किसानों को काफ़ी जागरूक किया। इसके साथ साथ बागवानी, पुष्प उत्पादन, आसपास के जो चूँकि प्रयागराज धार्मिक नगरी है, हमने यहाँ पे 15-20 गाँवों में गुलाब की खेती, गेंदा की खेती कराया हूँ और हमारे किसान काफ़ी जागरूक हैं। उनको मार्केट भी यहाँ प्रयागराज में अवेलेबल है, इसलिए ये लोग काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। इसके अलावा कोविड-19 में मैंने जो है मशरूम की खेती शुरू किया, जो प्रधानमंत्री का सपना है कि किसान खेती के साथ साथ और भी क्या चीज़ कर सकते हैं। तो मैंने मशरूम की ट्रेनिंग कराई। इस पे हमारे करीब 150 किसानों ने प्रशिक्षण लिया और उसमें से करीब 70% किसान जो है अपने खुद इस साल कर रहे हैं और बहुत अच्छा बेनिफिट पा रहे हैं। उससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा इनको जो है, चूँकि सब लोग जानते हैं कि मशरूम में काफ़ी प्रोटीन, काफ़ी विटामिन, काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं तथा जो इसमें डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो माल न्यूट्रिशन की समस्या है, ये कई चीज़ों में जो है बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। तो किसान जागरूक होकर के और फल और सब्जी या फूल के अलावा अतिरिक्त आमदनी के लिए ये जो मशरूम की खेती भी अडाप्ट कर रहे हैं। इससे किसानों की जो प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी हो, तो मेरा अपना मानना है जो किसानों से फीडबैक मिलता है कि मशरूम उत्पादन से दोगुना नहीं 3 गुना 4 गुना तक वो आमदनी हमारे किसान भाई ले रहे हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेके गुलाब और गेंदे की खेती करता हूँ और इससे अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट होता है हमको। मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से मशरूम की ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग करने के बाद हमने आस्टर मशरूम लगाना शुरू किया है और हमने 5 केजी मशरूम से 5 केजी स्पॉन से शुरू किया है और पूरी तुड़ाई हो गई है 3 बार और हमने 30 केजी मशरूम उससे उगाया हुआ है और 150 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा है और प्रॉफिट की जहां बात है वो लगभग 4 गुना के आसपास हुई है। हमारी जो महिलाएं हैं जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ी हुई हैं, जो अपने घर से समय निकाल के अपने पतियों से परमिशन लेके, अपने घर वालों से परमिशन लेके वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आती हैं और यहाँ पे भी उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं। वो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें हों, हमारी बहुत सी महिलाएं जो हैं वो मूंज का कार्य कर रही हैं। इलाहाबाद जो कि मूंज के कार्य के लिए, मूंज के प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है,
तो ये मूंज का कार्य जो है, हमारी यहाँ पे एक आध दो महिलाएं हैं वो मूंज का कार्य कर रही हैं और उन्होंने काफ़ी जो है इससे लाभ उठाया है, काफ़ी लाभान्वित भी हुई हैं। इसके अलावा जो है समय समय पे इन्हें जो है अचार की, पापड़ की, स्क्वॉश बनाने की जो है ट्रेनिंग्स दी गई हैं। साथ में कोविड के दौरान जो है इनको मास्क बनाने की जो है ट्रेनिंग दी गई है। ये मास्क भी बना रही हैं और इन्होंने काफ़ी मास्क बेचे भी हैं, उससे भी ये लाभान्वित हुई हैं और इनका परिवार भी आगे बढ़ा है। काम चलता है यहाँ पे कृषि विज्ञान से। मैंने मास्क भी सिला, अचार की भी ट्रेनिंग मुझे मिली और हस्तशिल्प मूंज क्राफ्ट पे भी मेरा काम चल रहा है, बनाते भी हैं और मेरा स्टॉल भी लगता है कृषि विज्ञान की तरफ से। यहाँ मुझे लक्ष्मी भाभी ने लिया, मुझे निमिषा मैम से मिलवाया, ट्रेनिंग भी दिलवाई। उन्होंने मुझे अचार की, पापड़ की और मास्क की ट्रेनिंग भी दी, जो मैं कर भी रही हूँ और महिलाओं को भी उत्साह करा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर फसलों की लागत कम करने पर भी सुझाव दिए जाते हैं। साथ ही किसान कैसे फसलों को कीट व रोगों से बचाएं और कृषि यंत्रों को इस्तेमाल करें, इसकी भी जानकारी दी जाती है। हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो किसानों की समस्या हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं के आधार पर उन समस्याओं का हम लोग निवारण करते हैं। निवारण हमारे जो मैंडेट हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, जिसमें हम लोग कुछ समस्या ऐसी आती है जो किसानों को जो प्रशिक्षण के माध्यम से हम देते हैं, जैसे रोग लग जाता है, बीमारी आ जाती है, तो किसानों को हम खेत पर जा कर के प्रशिक्षण करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे किसान भाई हैं जो बीज उत्पादन का काम करते हैं, उनको भी हम 4-5 दिन का प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे बीज उत्पादन करें और शुद्ध बीज उत्पादन करके उसको और किसान भाइयों को दें, मार्केट में बेचें, जिससे उनकी आमदनी बढ़े। इसके अलावा कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हम ऑन फार्म ट्रायल के माध्यम से देते हैं, जो हम ट्रायल लगवाते हैं किसान के खेत में। ऐसी टेक्नोलॉजी ले जाते हैं जो किसान अपनी टेक्नोलॉजी कर रहा है, उसके अलावा हम अपनी एक टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है वो किसान के खेत में हम जा कर के प्रदर्शित करते हैं और जो उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी निकल करके आती है, अपनी 2 टेक्नोलॉजी हम लगाते हैं, ये किसान की लगाते हैं किसान के फील्ड पे। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी आती है उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं और उस तकनीकी को हम किसान को अधिक क्षेत्र में प्रथम पंक्ति प्रदर्शन में हम लोग प्रदर्शित करते हैं। उसमें 10 हेक्टेयर एरिया होता है हमारा, 5 हेक्टेयर एरिया होता है किसान के फील्ड में। जो नई तकनीकी है, प्रजाति के ऊपर हो सकती है या हमारा पोषक तत्व है। किसान भाई खेत में देखते हैं कि उनके पोषक तत्व की कमी होती है, तो किसान भाइयों को हम खेत में मिट्टी का नमूना ले करके अपने लैब में यहाँ पर हम टेस्ट कराते हैं कि आपकी खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में कमी है। तो किसान भाई उसके आधार पर अपने खेतों में पोषक तत्व, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उसका भी किसान भाई मृदा परीक्षण के आधार पर प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी पैदावार बढ़ती है। ये वायु प्रदूषण जो है, जब ये जो है धान की फसल कटती है उसके बाद जो है पराली जलाने की जो समस्या है उसका भी निराकरण जो है इन्हीं कृषि यंत्रों से होता है। वायु प्रदूषण से हम बचते हैं, हमारा जो है भूमि की जो संरचना है और उसमें जो लाभकारी जीवाणु हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता है, उनको क्षति नहीं पहुंचती है। और इस दिशा में कृषि यंत्रों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारे इस क्षेत्र में हमारे बीच में किसान भाई बैठे हुए हैं जो लोग उन यंत्रों का प्रयोग किए हैं। तो उन यंत्रों में से मुख्य रूप से हम लोग 4 यंत्रों पे फ़िलहाल काम कर रहे हैं, जिन पे जो है बहुत ज़ोरों से किसान भाई हमारे अपना रहे हैं। एक है ज़ीरो टिल सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, और फिर है स्ट्रॉ कंबाइन, और चौथा है बेलर। इसी के साथ साथ कंबाइन भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंबाइन के कारण ही हमारे यहाँ जो है पराली की समस्या जलाने की उत्पन्न होती है। होता यह है कि जैसे हमारे कुछ किसान भाई यहाँ काफ़ी संपन्न हैं और सभी किसानों के लिए ये मशीनें नहीं हैं, तो हमारे एक और छुपा हुआ लक्ष्य जो हासिल होता है वो ये है कि कस्टम हायरिंग, किसान का जो है अपना जो है रोज़गार शुरू करने का भी एक अवसर मिलता है, जो सरकार जो है काफ़ी मशीनें जो है सब्सिडी पे दे रही हैं, जो किसान
दूसरे के खेतों पे चला के अपना भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। तो एक हो गया आपका पराली जलाने की समस्या से भी आपको समाधान मिल रहा है मशीनों को लेके, और दूसरा आपको एक तरह से रोजगार भी मिल रहा है। तो ये 3-4 जो मशीनें हैं, इसमें मैं बता दूं कि हमारे ही क्षेत्र के परसरा गांव है, जहां के हमारे यहाँ से सत्येंद्र प्रताप सिंह जी हैं, किसान हैं यहाँ पे, और पाठक जी हैं, भूपेंद्र पाठक जी हैं, और हमारे जो है सुजौना से राजेश कुमार यादव जी हैं, और भी कई किसान हैं यहाँ पे जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये लोग जो है काफ़ी पराली जलाने की समस्या को काफ़ी हद तक जो है उसका जो है अपने क्षेत्र में काबू पाए हैं। मैं 25 साल से कृषि वैज्ञानिकों के संपर्क में रहा हूँ। उनसे ही संपर्क में हमने एक गोली विधि से धान की रोपाई का तरीका खोज निकाला, जिसमें हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ा सहयोग किया और उसमें हमको राष्ट्रपति सम्मान मिला। हम चने की फसल लगाए हुए हैं 1581। वो हमारी चना बहुत अच्छी है। हम इस समय उसको खड़ी फसल बेच दिया हूँ 31,000 रुपये प्रति बीघा। इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और देश के युवाओं का पथ प्रदर्शक बनकर उनकी राह आसान करने में लगा हुआ है। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्दी हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपको बताएंगे बतख पालन के बारे में। बतख पालन आय का बहुत ही अच्छा जरिया आपके लिए बन सकता है, लेकिन जरूरी है कि आप इससे पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। किस तरह से बतख पालन किया जा सकता है, किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। अगर आपको पहले से ही इसके बारे में पता होगा तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदे का सौदा बनकर उभरेगा। तो किस तरह से बतख पालन आप अपना सकते हैं, आइए जानें। हमारे शरीर का सही विकास हो और ये सुचारू रूप से काम कर सके, इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है जो हमें भोजन से मिलती है। हमारे शरीर की मौजूदा स्थिति ये जाहिर कर देती है कि हम कैसा आहार ले रहे हैं। इसीलिए चिकित्सक इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरी मात्रा मिलती रहे। बदलते दौर में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा संजीदा हुए, इसलिए लोग प्रोटीन युक्त आहार के लिए बत्तख का सेवन करते हैं। मांसाहार के प्रति बढ़ती रुचि ने पशुपालकों के सामने नए अवसर खोल दिए हैं। इन्हीं अवसरों में एक है बत्तख पालन। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बत्तख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बत्तख पालन किया जा सकता है। बत्तख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। बत्तखों में रोगों से लड़ने की क्षमता मुर्गियों की तुलना में ज्यादा होती है, लेकिन उनके रहने की जगह पर गंदगी, गंदा दाना पानी, दूसरे जीवों से नजदीकी व गीला कूड़ा कई बार बीमारी फैलाने की बड़ी वजह बन जाते हैं। इसीलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आवास का फर्श सूखा व साफ रखें। बत्तखों के चूजे हमेशा रोग रहित व अच्छी नर्सरी से ले। बीमार बत्तखों को तुरंत अलग कर दे। मृत बत्तखों को जला दे या कहीं दूर ले जाकर दबा दे। चिकित्सक से सलाह लेकर जरूरी टीके लगवाएं।
इस व्यवसाय में नुकसान को कम करने के लिए चूजों पर खास ध्यान दें। यदि चूजों की संख्या में कमी होती है तो उसका सीधा असर व्यवसाय पर पड़ता है। इसके लिए जरूरी है कि कृत्रिम गर्मी से 15 दिनों तक सेए गए चूजों को पालने में सावधानी बरतें। मसलन चूजों को टीन गार्ड के घेरे में रखें। अंडों से निकले चूजों को फर्श पर रखने से पहले चटाई जरूर बिछा दें। 5 से 6 हफ्तों तक हर 2 से 3 दिनों में चटाई को धूप में सुखाएं। चूजों को रोज दिन में 3 से 4 बार साफ पानी पिलाएं। 1 महीने बाद चूजों को तालाब में छोड़ें, लेकिन शिकारी पशु पक्षियों से उनकी रक्षा करें। 4 महीने की उम्र में नर व मादा की पहचान हो जाती है। आहार पर ध्यान दिया जाए तो बत्तख के 5 माह बाद अंडे देने लगती है। इस समय बत्तख के आहार में जरूरी पोषक तत्व शामिल करें। आजकल किसान समन्वित बत्तख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बत्तख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बत्तखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाएं। इससे बत्तखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बत्तख पाली जा सकती है। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बत्तख पालन किया जा सकता है। गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर का। तो इस माह में किस तरह के प्रबंधन कार्य आप पशुपालन के क्षेत्र में कर सकते हैं, आइए जानते हैं। पशुओं को उनकी शारीरिक अवस्था एवं आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण करीब 30 से 50 ग्राम प्रतिदिन देना चाहिए। इस माह में पशुओं को खुरपका, मुंहपका यानी एफएमडी, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों के विरुद्ध टीकाकरण अगर नहीं हुआ है तो टीकाकरण अवश्य कराएं। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी एवं अन्य रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही पशु चिकित्सक के परामर्श अनुसार आवश्यक जांच यथा दूध, पेशाब, खून जांच इत्यादि करवाना चाहिए। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का। बता दें आपको किसान भाइयों बहनों के कृषि के क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण हैं जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और अन्य किसानों को भी कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आइए मिलते हैं हमारे सफल किसान से, जानते हैं उनकी कामयाबी की दास्तान। बुलंदशहर का सिकंदराबाद अब अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इसे खास पहचान देने में रिटायर्ड कर्नल सुभाष चंद्र देशवाल की अहम भूमिका है। सेना में अपने दायित्वों को निभाने के बाद देशवाल जी खेती से जुड़ गए। करीब 18 साल पहले उन्होंने गाजर की खेती करनी शुरू की। इसमें वो इंग्लिश गाजर की किस्म लगाते थे जो पहले खास तौर पर दक्षिण भारत में हुआ करती थी। लेकिन देशवाल जी के ही प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक न सिर्फ उनकी उगाई गाजर काफी लोकप्रिय हुई है, बल्कि ज्यादातर किसान भी उनके रास्ते पर चल पड़े हैं। रिटायर्ड कर्नल से एक गाजरमैन बनने की क्या कहानी है और कृषि को कैसा क्षेत्र मानते हैं, तमाम मामलों पर बात की हमारे संवाददाता अतनु टिकैत ने।
गाजर के नाम में जो है ना, उन्होंने गाजर के लिए बहुत सारे काम किए हैं और लोगों को इसका एक अलग सा पहचान दिलाए हैं। इसके लिए हम आपसे मिलवाते हैं कर्नल देसवाल साहब से, जिनके बैकग्राउंड आर्मी की रही है और मैंने मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, जो भारत माँ का सेवा तो उन्होंने बॉर्डर पे किया ही, साथ में आकर के खेत से भी जुड़े हुए हैं। आइए मैं उन्हीं से जानता हूँ। हम ये इंग्लिश कैरेट का जो कि नेंटिस वैरायटी है, इसका खेती वहाँ पर करते हैं, जो कि एक ये साउथ इंडिया में ये क्रॉप होती थी। इसको हमने शुरुआत किया कोई तकरीबन 18 साल पहले और आज सिकंदराबाद जो है वो कैरेट कैपिटल के नाम से जाना जाता है और सिकंदराबाद बुलंदशहर का ये कस्बा तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये गाजर भेजता है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो गाजर आपने साउथ से ला करके इधर नॉर्थ की तरफ लगाया है, और ये इसी तरह का कुछ नया काम करके युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, युवा आजकल खेती को कोई रिस्पेक्ट का काम नहीं मानता, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। खेती इतना साइंटिफिक चीज़ है और इसमें इतना पैसा है, लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिल सकता। तो जैसे कि हमारा अगर उदाहरण ले तो मैं कभी खेत पर नहीं गया था, 10 साल का हॉस्टल में गया था सैनिक स्कूल कुंजपुरा में, उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी में चले गए, रिटायरमेंट के थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले गए, खेती में आए तो काम शुरू किया, उसमें 2-4 साल तो लग गया, लेकिन अगर आत्मा से और मेहनत से काम किया तो आज हम करोड़ों रुपए की गाजर बेचते हैं और कितने आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, इस खेती से ही हुआ है। तो मैं युवाओं को ये कहूँगा कि आप इस खेती के अंदर आइए और इसको एक उद्योग की तरह समझ के और इसको एक इज्जत का धंधा समझ के तब उस पर काम करें, तो आपको इसमें सम्मान भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। भारत सरकार की जो सोच है आय को दोगुना करना, आत्मनिर्भर भारत बनना, इसमें ये सब किस तरह से योगदान देते हैं? देखिए, मेरी सोच थोड़ा सा अलग है कि मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ के लिए सरकार की तरफ देखना नहीं चाहिए। किसान खुद सक्षम है और उसको कोई भी मदद मिल जाए वो ठीक है, लेकिन वो अपने दम पर खड़ा हो सकता है, क्योंकि शुरू के 10 साल में मेरे ख्याल में हमने कोई सरकार से मदद नहीं लिया था और जब मदद की ज़रूरत पड़ी तो सब्सिडी भी मिली, बैंक से लोन भी मिला, पूसा इंस्टीट्यूट जैसे हमें बीज का, खाद का रखने का, काम करने का, खेती करने का बहुत बड़ा योगदान मिला। कोई भी युवा अगर इस काम को कोई भी नई चीज़ करना चाहेगा तो सरकार और ये पूसा इंस्टीट्यूट, ICAR जैसे इंस्टीट्यूट बहुत ही मददगार साबित होते हैं। देशवाल जी को उनके सफल कार्यों के लिए कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए भी देशवाल जी एक मिसाल बन गए हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस अंक में जो भी जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उससे आप जरूर लाभ लेंगे। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।